नमस्ते बच्चों, एसएच लर्निंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे सामने कुछ स्लाइड्स हैं जो हमें सर्वोच्चता के लिए संघर्ष की कहानी बताएंगी। बिल्कुल। और ये कहानी है कि कैसे 18वीं और 19वीं सदी में भारत की दो बड़ी ताकतों का मतलब मैसूर और मराठों का अंग्रेजों से सामना हुआ। हम इन स्लाइड्स के जरिए एक एक करके इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, जिसमें आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा युद्धों का एक विस्तृत विश्लेषण होगा। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। हैदर अली का उदय। तो पहला पॉइंट है वोडेयार राजवंश। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। चिक्का कृष्णाराज वोडेयार मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथों की कठपुतली थे। तो पहला बिंदु ये बता रहा है कि मैसूर में राजा तो थे वोडेयार वंश के, लेकिन असली ताकत उनके पास नहीं थी। वो मंत्रियों के पास थी। हाँ, मंत्रियों के पास। ये एक तरह का क्या कहते हैं, राजनीतिक खालीपन था। और इसी खालीपन का फायदा हैदर अली ने उठाया। स्लाइड कहती है राइज ऑफ हैदर अली। 1761 में हैदर अली, जो एक साधारण घुड़सवार के रूप में शुरू हुआ था, ने वास्तविक सत्ता हथिया ली, मतलब usurped पावर। बिल्कुल। यूसर्प्ड पावर का मतलब ही है कि उसने शक्ति छीनी थी, उसे ये विरासत में नहीं मिली थी, जो इसे और भी खास बनाता है। अगला पॉइंट है मिलिट्री रिफॉर्म्स पर। उसे एहसास था कि मराठों की गतिशील घुड़सवार सेना यानी मोबाइल कैवलरी का मुकाबला करने के लिए आधुनिक सैनिक सेना चाहिए। और ये उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उसने समझा कि मराठों की तेज तर्रार घुड़सवार सेना का मुकाबला करने के लिए पारंपरिक सेना काफी नहीं होगी। उसे एक आधुनिक सेना की जरूरत थी। और इसी आधुनिकीकरण के लिए उसने, जैसा कि स्लाइड में है, फ्रेंच अलायंस किया। उसने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार, एक आर्म्स फैक्ट्री स्थापित की। हाँ, और फ्रांसीसियों को चुनना एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था, क्योंकि वो अंग्रेजों के दुश्मन थे। बिल्कुल, ये अंग्रेजों को एक सीधा संदेश था। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक। बैकग्राउंड। अंग्रेजों ने हैदर के खिलाफ निजाम और मराठा के साथ गठबंधन किया। देखिए, यहाँ हम अंग्रेजों की वही फूट डालो और राज करो की नीति देखते हैं। उन्होंने हैदर के खिलाफ उसके ही पड़ोसियों निजाम और मराठों को ही खड़ा कर दिया। लेकिन हैदर कूटनीति में भी माहिर था। दूसरा पॉइंट है हैदर की डिप्लोमेसी। हैदर ने कुशलता से मराठों को तटस्थ कर दिया और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया। हाँ, उसने इस गठबंधन को बनने से पहले ही तोड़ दिया, मराठों को अलग किया, निजाम को अपनी तरफ कर लिया। ये उसकी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और फिर युद्ध का नतीजा, कोर्स ऑफ वॉर। हैदर अली लड़ते हुए मद्रास के द्वारों तक, गेट्स ऑफ मद्रास तक पहुंच गया, जिससे अंग्रेजों में घबराहट फैल गई। जरा सोचिए, मद्रास उनका एक मुख्य गढ़ था और हैदर अली की सेना उनके दरवाजे पर खड़ी थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका और शर्मिंदगी की बात थी। इसी वजह से उन्हें मद्रास की संधि करनी पड़ी 1769 में, जिसे स्लाइड में एक अपमानजनक संधि कहा गया है। जीते हुए क्षेत्रों की वापसी हुई। और इस संधि का आखिरी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आगे ध्यान देना होगा। डिफेंसिव अलायंस। अंग्रेजों ने वादा किया कि यदि कोई अन्य शक्ति जैसे मराठा हैदर पर हमला करेगी तो वे मदद करेंगे। हाँ, इस वादे को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वादा अगले युद्ध का कारण बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। पहला ही पॉइंट है ब्रीच ऑफ ट्रीटी। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने सहायता नहीं की। ये ट्रीटी का उल्लंघन था। देखिए, अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ दिया, बिल्कुल साफ तौर पर। जब मराठों ने हमला किया तो वो मदद के लिए नहीं आए। ये मद्रास की संधि का सीधा उल्लंघन था। और तात्कालिक कारण बना इमीडिएट कॉज। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने माहे, जो हैदर के संरक्षण में एक फ्रांसीसी बंदरगाह था, पर कब्जा कर लिया। तो हैदर के लिए ये दोहरा धोखा था। एक तो वादा तोड़ा और दूसरा उसके इलाके में दखल अंदाजी की। के इवेंट्स। हैदर ने मराठों और निजाम के साथ गठबंधन बनाया। बैटल ऑफ पोर्टोनोवो में 1781 में सर आयर कूट ने हैदर को हराया। इस बार हैदर ने पासा पलट दिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। हालांकि पोर्टोनोवो की हार ये दिखाती है कि ये युद्ध कितना बराबरी का था। कोई भी आसानी से जीतने वाला नहीं था। सही बात है। और नतीजा, दिसंबर 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 के साथ युद्ध अनिर्णायक रहा, मतलब इनकंक्लूसिव।
तो युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाल ली और अंत में मैंगलोर की संधि हुई, जिसका मतलब था कि कोई भी पक्ष पूरी तरह से जीता नहीं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। कारण त्रावणकोर, जो अंग्रेजों का मित्र था, के साथ विवाद। टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया। हाँ, तो इस युद्ध की वजह बना त्रावणकोर। वो अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था, तो टीपू के हमले को अंग्रेजों ने खुद पर हमला माना। और इस बार युद्ध में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने स्वयं कमान संभाली। मराठा और निजाम भी अंग्रेजों के साथ थे। टीपू श्रीरंगपट्टनम में हार गया। कॉर्नवालिस का खुद मैदान में उतरना ये दिखाता है कि अंग्रेज इस युद्ध को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। और एक बार फिर मराठा और निजाम अंग्रेजों के साथ थे, जिससे टीपू अकेला पड़ गया। बिल्कुल। और संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की 1792 में। इसके टर्म्स बहुत ही कड़े। टीपू को अपना राज्य देना पड़ा। 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना देना पड़ा और टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। ये संधि टीपू के लिए बहुत अपमानजनक और नुकसानदेह थी। आधा राज्य चला गया, इतना भारी हर्जाना, और सबसे बड़ी बात, अपने बेटों को बंधक बनते देखना। हाँ, ये सिर्फ पैसे या जमीन का नुकसान नहीं था, ये टीपू के सम्मान पर एक गहरा आघात था। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी। उसने टीपू पर फ्रांसीसियों और अरबों के साथ साजिश करने का आरोप लगाया और सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि स्वीकार करने को कहा। अब लॉर्ड वेलेस्ली का दौर था और उसकी नीति थी सहायक संधि। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, जाल था। जाल कैसे? रियासतें अपनी विदेश नीति और सेना अंग्रेजों को सौंप देती थीं और बदले में अंग्रेज उनकी रक्षा करते थे। टीपू पर साजिश का आरोप लगाकर उस पर यह संधि स्वीकार करने का दबाव बनाया गया और टीपू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा युद्ध हुआ। दी एंड। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। बिल्कुल, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए वो लड़ते लड़ते मारे गए। और उसके बाद आफ्टरमैथ। मैसूर का राज्य पुराने हिंदू राजवंश वडेयार्स को सौंप दिया गया, कृष्णा राजा तृतीय को, और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। हाँ, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर पूरा नियंत्रण कर लिया। उन्होंने वोडेयार वंश को फिर से गद्दी पर बिठाया, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। असली शासक अब अंग्रेज थे, क्योंकि मैसूर पर सहायक संधि लागू हो चुकी थी। सही बात है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। टीपू सुल्तान का मूल्यांकन। पहला पॉइंट है मॉडर्न विजनरी। उसे भारत में रॉकेट टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। उसने रेशम उत्पादन और आधुनिक नौसेना की शुरुआत की। ये स्लाइड टीपू के व्यक्तित्व को दर्शाती है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक था। रॉकेट तकनीक, रेशम उत्पादन, आधुनिक नौसेना, ये सब उसकी आधुनिक सोच के प्रमाण हैं। दूसरा है इंटरनेशनल आउटलुक। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, खुद को नागरिक टीपू कहा और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये बहुत दिलचस्प है। उसका दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों, स्वतंत्रता, समानता से वो प्रभावित था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बनना और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाना, ये दिखाता है कि वो दुनिया में हो रहे बदलावों से कितना वाकिफ था। और तीसरा पॉइंट है उसके धार्मिक दृष्टिकोण पर। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने उसे कट्टर बताया, लेकिन उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए धन दिया और देवी शारदा की मूर्ति स्थापित करवाई। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जहां कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसे कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में चित्रित किया, वहीं ये स्लाइड एक दूसरा पक्ष भी रखती है। श्रृंगेरी मंदिर के लिए दान देना ये साबित करता है कि उसकी धार्मिक नीति उतनी सरल नहीं थी जितनी बताई जाती है। तो एक जटिल व्यक्तित्व था। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। मराठों का उदय और अंग्रेजी प्रवेश। पोस्ट पानीपत 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की। हाँ, तो अब कहानी मैसूर से मराठों की ओर मुड़ती है। पानीपत की भयानक हार के बाद भी माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे फिर से एक बड़ी शक्ति बन गए थे। लेकिन फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। माधवराव की मृत्यु 1772 में के बाद पेशवा पद के लिए संघर्ष हुआ। रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर दी और पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी। और ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उनकी आंतरिक कलह। माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवा पद के लिए लड़ाई शुरू हो गई
और यहीं रघुनाथ राव ने वो गलती की जिसने अंग्रेजों को मराठा राजनीति में घुसने का मौका दे दिया कि उसने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी। हाँ, लेकिन इसका विरोध भी हुआ, ऑपोजिशन। नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 भाई यानी 12 मराठा सरदारों की परिषद ने इसका विरोध किया। बिल्कुल। सभी मराठा सरदार रघुनाथ राव के साथ नहीं थे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 भाई परिषद ने इसका विरोध किया, जिससे मराठा साम्राज्य के अंदर ही 2 गुट बन गए। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 85, कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रीटीज। सूरत की संधि 1775 रघुनाथ राव ने बॉम्बे सरकार के साथ की और पुरंदर की संधि 1776 कलकत्ता परिषद ने इसे रद्द करके नाना फडणवीस के साथ नई संधि की। यहाँ तक कि अंग्रेज भी एकजुट नहीं थे। अच्छा, बॉम्बे की सरकार ने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि की, जिसे कलकत्ता की परिषद वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर ने रद्द कर दिया। यह उनके आंतरिक मतभेदों को दिखाता है। युद्ध शुरू हुआ। नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को एक बंदरगाह दिया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। फिर से फ्रांसीसी कनेक्शन। हाँ, नाना फडणवीस का फ्रांसीसियों को बंदरगाह देना अंग्रेजों को उकसाने जैसा था। और फिर हुई ब्रिटिश डिफीट। महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को पश्चिमी घाट में फंसाया, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल किया और वडगांव की संधि 1779 पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। और इस युद्ध में अंग्रेजों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। महादजी सिंधिया ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल किया, मतलब दुश्मन के लिए रास्ते में कोई भी संसाधन न छोड़ना। तो वडगांव की संधि अंग्रेजों के लिए एक और अपमानजनक हार थी। बिल्कुल। अब अगले साइड पर चलते हैं। सालबाई की संधि 1782। कॉन्टेक्स्ट: वॉरेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की संधि को मानने से इनकार कर दिया और युद्ध जारी रखा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की हार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अंततः सालबाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि की शर्तें क्या थी? अंग्रेजों को सालसेट मिला, मराठों ने फ्रांसीसियों का समर्थन न करने का वादा किया, रघुनाथ राव को पेंशन दी गई। तो इसके नतीजे मिले जुले थे। अंग्रेजों को सालसेट का इलाका मिला, मराठों ने फ्रांसीसियों से दूरी बनाने का वादा किया, और जिस रघुनाथ राव के कारण ये सब शुरू हुआ, उसे पेंशन देकर अलग कर दिया गया। और इसका प्रभाव? इसने दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित की। और इस संधि का सबसे बड़ा प्रभाव था ये 20 साल की शांति। इन 20 सालों में अंग्रेजों ने खुद को मजबूत किया, मैसूर जैसे दूसरे दुश्मनों को खत्म किया। ये शांति मराठों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 05। आंतरिक संकट: नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में के बाद बुद्धिमानी खत्म हो गई। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की संयुक्त सेना को हराया। तो 20 साल बाद नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ ही मराठों की एकता और बुद्धिमानी भी चली गई। मराठा सरदार जैसे होलकर और सिंधिया आपस में ही लड़ने लगे। और फिर हुई बैसिन की संधि 1802 में। डरकर बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ ये संधि की। इसकी शर्तें थीं: पेशवा ने सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार की और विदेश नीति कंपनी को सौंप दी। और इतिहास ने खुद को दोहराया। एक और डरे हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद मांगी और बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने सहायक संधि स्वीकार कर ली, जिसका मतलब था अपनी आजादी को अंग्रेजों के हाथों में सौंप देना। हाँ। इसका महत्व: ये मराठा स्वतंत्रता का अंत था। ये एक निर्णायक मोड़ था। जब मराठा संघ के मुखिया पेशवा ने ही अपनी स्वतंत्रता बेच दी, तो ये पूरे मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता का अंत माना गया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दूसरे युद्ध का क्रम, कॉन्फ्लिक्ट। सिंधिया और भोंसले ने बेसिन की संधि को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वे अलग अलग लड़े और हार गए। दूसरे मराठा सरदारों जैसे सिंधिया और भोसले ने इस संधि का विरोध तो किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये की कि वे एक साथ मिलकर नहीं लड़े। उनकी फूट ही उनकी हार का कारण बनी। और डिफीट्स: आर्थर वेलेस्ले, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने, ने उन्हें असाए और आर्गो में हराया। और उनका सामना था आर्थर वेलेस्ली से, जो बाद में नेपोलियन को हराने के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसने मराठा सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया। फिर अंग्रेजों ने अलग अलग संधियां की, भोंसले, सिंधिया और होलकर के साथ। हाँ, फिर से वही फूट डालो की नीति। हर सरदार के साथ अलग अलग संधि की, ताकि वे कभी फिर से एक ना हो सकें। और नतीजा: मराठे अब अंग्रेजों के जागीरदार वेसल्स बनकर रह गए। बिल्कुल। जो मराठे कभी दिल्ली पर राज करते थे, वे अब अंग्रेजों के अधीन शासक बनकर रह गए। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध
1817 से 19। कारण अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों के खिलाफ कार्रवाई। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता थोपना चाहता था। ये आखिरी कोशिश थी। पिंडारियों पर अंग्रेजों की कार्रवाई को मराठों ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना और लॉर्ड हेस्टिंग्स अब किसी भी तरह की बराबरी नहीं बल्कि ब्रिटिश पैरामाउंसी मतलब ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। और फाइनल डिफीट। पेशवा ने पुणे में और भोंसले ने सीताबर्डी में हमला किया, लेकिन वे हार गए। मराठों ने लड़ने की आखिरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे हार गए। और 1818 में परिणाम क्या निकला? पेशवाशिप को खत्म कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। शिवाजी के वंशज के लिए सतारा का छोटा राज्य बनाया गया। और इस बार परिणाम अंतिम थे। पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को उत्तर भारत में निर्वासित कर दिया गया और शिवाजी के वंशज के लिए एक छोटा सा राज्य बनाकर मराठा गौरव को शांत करने की कोशिश की गई, जबकि सारी शक्ति अंग्रेजों के पास ही रही। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। मराठे क्यों हारे? पहला पॉइंट, अयोग्य नेतृत्व। बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया स्वार्थी और अयोग्य थे। उनका मुकाबला वेलिंगटन जैसे सक्षम जनरलों से था। ये हार के कारणों का एक सटीक विश्लेषण है। सबसे पहले नेतृत्व की कमी। बाजीराव द्वितीय जैसे नेता वेलेस्ली जैसे जनरलों के सामने टिक ही नहीं सकते थे। दूसरा, डिफेक्टिव मिलिट्री। उन्होंने तोपखाने की उपेक्षा की और यूरोपीय युद्ध पद्धति को ठीक से नहीं अपनाया। बिल्कुल। टीपू के विपरीत उन्होंने अपनी सेना का पूरी तरह से आधुनिकीकरण नहीं किया, खासकर तोपखाने के मामले में। तीसरा कारण है लूज पॉलिटिकल सेटअप। मराठा सरदारों में एकता की कमी थी। वे अक्सर आपस में लड़ते थे। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण था। राजनीतिक फूट। मराठा सरदार कभी भी पूरी तरह से एक नहीं हो पाए। उनकी आपसी लड़ाई ने अंग्रेजों का काम आसान कर दिया। और अंत में अनस्टेबल इकोनॉमी। कोई स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं थी। वे अक्सर चौथ और लूट पर निर्भर थे। सही बात है। एक साम्राज्य जो केवल चौथ और लूट पर निर्भर हो, वह ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापार आधारित संगठित आर्थिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। चलिए अब अंतिम स्लाइड देखते हैं। निष्कर्ष, 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। मराठों और मैसूर के पतन ने ब्रिटिश सर्वोच्चता का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक सीधी और स्पष्ट बात है। 1818 तक भारत की दो सबसे बड़ी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था सिवाय पंजाब और सिंध के, जो उनके अगले लक्ष्य थे। तो कह सकते हैं कि मैसूर और मराठों की हार ने ही भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। सर्वोच्चता का संघर्ष अब समाप्त हो चुका था और विजेता अंग्रेज थे। तो ये थी मैसूर और मराठों के संघर्ष और पतन की कहानी। इन स्लाइड्स ने हमें दिखाया कि कैसे सैन्य, राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों ने मिलकर भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। बिल्कुल। यह दिखाता है कि कैसे आंतरिक फूट और समय के साथ न बदलने की विफलता किसी भी बड़ी शक्ति को कमजोर कर सकती है, और अंग्रेजों ने इन कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। ये विश्लेषण हमें एक सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से गठबंधन किया और मराठा अपनी आपसी रंजिशों में उलझे रहे। तो ये विचार मन में आता है कि यदि मराठा सरदारों ने अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर टीपू सुल्तान के साथ मिलकर अपने साझा दुश्मन का सामना किया होता, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था?